भारत के इतिहास में कुछ ऐसी जगहें हैं जो सिर्फ पत्थरों और स्मारकों से नहीं बल्कि वीरता और बलिदान की अमर कहानियों से पहचानी जाती है। उन्हीं में से एक जगह है मोती मगरी, जहां आज भी महाराणा प्रताप और चेतक की वीर गाथा जीवंत दिखाई देती है। आखिर इस जगह का इतिहास क्या है और क्यों हर इतिहास प्रेमी को यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। अगर आपको ऐसी रहस्य से भरी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे साथ। नंबर 1, मोती मगरी। मेरा नाम है हरीश सोनी। मैं आपको उदयपुर टूर में इस जगह पे गाइड कर रहा हूँ। इस जगह का नाम है महाराणा प्रताप स्मारक। मोती मगरी की जगह के नाम से जाना जाता है। बेसिकली आप देख सकते हैं, ये पूरा राणा प्रताप सिंह का संग्रहालय है। महाराणा प्रताप सिंह जो राजा हुए हैं, ये 1540 में इनका जन्म होता है कुंभलगढ़ फोर्ट में, जो यहाँ से 90 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। और इनका राज तिलक किया जाता है गोगुंदा में 1572 में। इस स्थान का नाम है महाराणा प्रताप स्मारक, जिसे मोती मगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि महाराणा प्रताप सिंह के जीवन और वीरता का पूर्ण संग्रहालय है। यहाँ उनकी प्रतिमा, युद्ध से जुड़ी यादें और मेवाड़ के स्वाभिमान की कहानी हर कोने में बसी हुई है। महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के वो महान योद्धा थे जिनका जन्म 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले में हुआ था। कुंभलगढ़ यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साल 1572 में गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ। उसी दिन से मेवाड़ को ऐसा राजा मिला जिसने मुगल साम्राज्य के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। लेकिन इस जगह की असली ऊंचाई है महाराणा प्रताप का स्वाभिमान और बलिदान। नंबर 2, हकीम खान पठान। यहाँ पे आप देखते हैं राणा प्रताप का पूरा स्मारक स्टेचू देखते हैं। ये महाराणा प्रताप सिंह के हल्दीघाटी के महान योद्धा हुआ करते थे। पहले थे हकीम खान पठान, जो मुस्लिम थे, अफगान से थे, बिलोंग करते थे, लेकिन महाराणा प्रताप के विश्वास पात्र हुआ करते थे। बीच में महाराणा प्रताप सिंह है और थर्ड नंबर पे बिलू राणा, जो भीलों के सरदार होते हैं, ट्राइबल पीपुल्स। बेसिकली जो हल्दीघाटी में जो युद्ध होता है उसमें एक प्रमुख सेनापति भी बने थे लास्ट में, हरावल, यानी पीछे की साइड में चलने वाले हैं। अच्छा। और चौथे से झाला मान सिंह, जिनके शक्ल हुबहू राणा प्रताप से मिलती जुलती है। ये जस्ट लाइक ऑफ द राणा प्रताप की डमी थे। तो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को बचाने के लिए इन्होंने अपने सर का मुकुट इनके सर पे रखा। उनकी सेनाओं ने प्लान बनाया, तो मुगल सेना इनको महाराणा प्रताप सिंह समझते हैं और उनको फॉलो किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। लेकिन उनकी वजह से महाराणा प्रताप सिंह बचे हैं। यहाँ महाराणा प्रताप का स्मारक स्टैचू देखने को मिलता है। यह प्रतिमाएं सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं बल्कि हल्दीघाटी के युद्ध के असली नायकों की कहानी सुनाती है। सबसे बीच में है महाराणा प्रताप सिंह। उनके साथ खड़े हैं सबसे भरोसेमंद और वीर योद्धा हाकिम खान पठान। हाकिम खान पठान मुस्लिम थे, अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन मेवाड़ और महाराणा प्रताप के लिए समर्पित कर दिया। हल्दीघाटी के युद्ध में वे महाराणा प्रताप की सेना में प्रमुख सेनापति माने जाते थे। और एक और योद्धा झाला मान सिंह, इनका चेहरा, मोहरा और कदकाठी बिल्कुल महाराणा प्रताप से मिलती जुलती थी। हल्दीघाटी के युद्ध में जब हालात बेहद कठिन हो गए तब एक अनोखी रणनीति बनाई गई। झाला मान सिंह ने महाराणा प्रताप का मुकुट अपने सिर पर पहन लिया ताकि मुगल सेना उन्हें ही महाराणा प्रताप समझे। यही हुआ, मुगल सेना उनके पीछे लग गई, उन्हें ही लक्ष्य बनाया गया। इसी बलिदान की वजह से महाराणा प्रताप सुरक्षित निकलने में सफल रहे। झाला मान सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उनके इस त्याग ने इतिहास को एक सच्चा नायक दे दिया, महाराणा प्रताप, जो आज भी मेवाड़ के स्वाभिमान की पहचान है। नंबर 3, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। महाराणा प्रताप सिंह का संग्रहालय अभी उदयपुर सिटी में महाराणा प्रताप के वंशज चल रहे हैं। उनका नाम है महाराणा श्री लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, जो अरविंद सिंह जी के पुत्र हुआ करते हैं। उनके 25वें वंशज है हुजूर महाराणा लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़। ये उनके 24 जनरेशन जो हाल ही रिसेंट में उनका देहांत हो चुका है। अरविंद सिंह जी मेवाड़, ये है भगवत सिंह जी मेवाड़, ये है महाराणा भोपाल सिंह जी मेवाड़। यह स्थान महाराणा प्रताप सिंह के जीवन और विरासत से जुड़ा हुआ संग्रह है। महाराणा प्रताप सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि उनका वंश आज भी उदयपुर में जीवित है। आज के समय में उदयपुर सिटी में महाराणा प्रताप के वंशज निवास करते हैं। वर्तमान में इस वंश के प्रतिनिधि हैं श्रीमान लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, स्वर्गीय अरविंद सिंह जी के पुत्र हैं। अरविंद सिंह जी का हाल ही के वर्षों में निधन हो गया और वे मेवाड़ वंश की 24वीं पीढ़ी से संबंध रखते थे। श्री लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह के 25वें वंशज माने जाते हैं। आज भी वे मेवाड़ की परंपराओं, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वंशावली में इससे पहले महाराणा भगत सिंह जी मेवाड़ और उनसे पहले महाराणा भोपाल सिंह जी मेवाड़ जैसे प्रतापी शासक हुए, जिन्होंने मेवाड़ की आन बान शान को बनाए रखा। नंबर 4, 2 तलवार। और देखिए ऊपर में महाराणा प्रताप का पोर्ट्रेट देख सकते हैं आप। महाराणा प्रताप सदैव अपने पास में रखते हैं 2 तलवार। बहुत ही खास होता है। एक अपने शत्रु को देते हैं जो लड़ने के लिए आता है। निहत्थे शत्रु पर राणा प्रताप किसी के बैक साइड पे पीठ पीछे कभी अटैक नहीं करते। अपने शत्रु को अपना समानता का बिहेव करने के लिए अपना तलवार देकर उनसे युद्ध करते हैं। जमीन पे उसका तलवार गिर जाए तो अपना तलवार देकर उनका युद्ध करते हैं। इसीलिए उनके आगे लगता है महाराणा, राजाओं के राजा।
कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपने साथ हमेशा 2 तलवारें रखते थे। इनमें से एक तलवार उनके लिए होती थी और दूसरी तलवार उनके शत्रु के लिए। महाराणा प्रताप कभी भी निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करते थे। वह कभी पीछे से हमला नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए युद्ध सिर्फ जीत का साधन नहीं बल्कि सम्मान और धर्म का प्रश्न था। अगर युद्ध के दौरान शत्रु की तलवार जमीन पर गिर जाती तो महाराणा प्रताप अपनी तलवार उसे थमा देते थे, ताकि युद्ध बराबरी और सम्मान के साथ लड़ा जा सके। इसी वजह से उन्हें सिर्फ महाराणा नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें कहा गया महान महाराणा, राजाओं के राजा। यही उनके उसूल थे। नंबर 5, बप्पा रावल। महाराणा प्रताप की जनरेशन में पहले राजा थे बप्पा रावल। ये 7वीं सेंचुरी में होते, 7वीं सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में। यहाँ से फेमस मंदिर आता है 20 किलोमीटर की दूरी पे, एकलिंगनाथ महादेव का मंदिर। ये मंदिर ये राजाओं ने बनाया। वहाँ पे किसी समय में 7वीं सेंचुरी में बप्पा रावल जो छोटे बालक होते तो वहाँ पे ग्वाले का काम करते, ऋषि मुनि के पास में। जो ऋषि मुनि थे हारित ऋषि, उनके पास में ग्वाले का काम करते थे। वहाँ पे उनकी गाय रोज दूध देने जाती थी, जंगल में जाती थी। तो एक पहाड़ी पर एक शिवलिंग बना होता है, वहाँ पे वो दूध उनका जर जाता था। शिवलिंग से मतलब उनका अभिषेक होता था गाय के दूध से सीधा। तो रोज नित्य जाते थे बप्पा रावल। लेकिन गाय को चराने के बाद में जब वो जंगल में जाते थे ऋषि मुनि के पास में, तो ऋषि मुनि उनके पूछते थे आप गाय दूध नहीं दे रही है, तो क्या आपने दूध पिया है कि मैंने तो दूध नहीं निकाला है। तो 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, चौथे दिन तक जब राजाओं को पता ही नहीं था, मतलब बप्पा रावल को पता ही नहीं था, वो फिर ऋषि मुनि का पीछा करते हैं। पीछा करने के बाद जब उनके दोनों चलते हैं तो देखते गाय एक किसी निर्जन स्थान पर शिवलिंग बना हुआ है, वहाँ पर उनका दूध चल रहा है। तो वो जो है फेमस मंदिर बाद में बनाया, वो वहाँ पे बप्पा रावल का प्राचीन मंदिर है, जो एकलिंगनाथ का मंदिर है। यहाँ के राजा कभी भी अपने आप को महाराणा नहीं मानते, महाराणा मानते महाराणा एकलिंगनाथ को। उनके अधीन के तौर पे, उनके प्रधानमंत्री के तौर पे ये कार्य करते हैं। अभी भी उनकी जनरेशन चलती है। 7वीं सेंचुरी से परंपरा है कि ये अगर उदयपुर सिटी में होंगे उनके वंशज, तो प्रतिदिन हर मंडे को वहाँ पे जाते हैं बप्पा रावल के जो मंदिर है एकलिंगनाथ मंदिर में। और इनका जो राज्य था, डायनेस्टी था बप्पा रावल का, पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है वहाँ तक इनका फैला हुआ राज्य था। इन्हीं के द्वारा बसा रावलपिंडी, इन्हीं के द्वारा बसाए गए। महाराणा प्रताप की वंश परंपरा की शुरुआत जिनसे मानी जाती है वे थे बप्पा रावल, मेवाड़ वंश के पहले राजा। बप्पा रावल 7वीं शताब्दी के महान शासक थे। इसी समय से मेवाड़ की पहचान सिर्फ एक राज्य के रूप में नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा की भूमि के रूप में बनी। उदयपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एकलिंगनाथ महादेव का मंदिर। यह मंदिर मेवाड़ के राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था और आज भी उनकी आस्था का केंद्र है। यह कहानी हमें उसी 7वीं शताब्दी में ले जाती है, जब बालक बप्पा रावल गाय का पीछा करते हुए एक स्थान पर पहुंचे जहाँ उन्होंने देखा गाय का दूध सीधे शिवलिंग पर चढ़ रहा था। यह परंपरा 7वीं शताब्दी में आज तक चली आ रही है। आज भी यदि मेवाड़ के वंशज उदयपुर में उपस्थित होते हैं तो वे हर सोमवार एकलिंगनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। और कहा जाता है कि बप्पा रावल का राज्य सिर्फ मेवाड़ तक सीमित नहीं था, उनकी सल्तनत का विस्तार आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी तक माना जाता है। कहा जाता है कि रावलपिंडी नगर की स्थापना भी बप्पा रावल द्वारा ही की गई थी। नंबर 6, रानी पद्मावती। ये महारानी पद्मनी चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। 13वीं सेंचुरी में इनके राजा थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह उनकी पत्नी थी महारानी पद्मनी, जो उस समय में विश्व में सबसे सुंदर मानी जाती थी। उनकी सुंदरता के चर्चे कई दिशाओं में फैले हुए थे, पूरे विश्व में फैले हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को जब पता पड़ता है ये महारानी इनके पास में, तो उनके कुछ चाटुकारों ने उनको बताया था कि ये महारानी तो आपके महल में होनी चाहिए। तो फिर उसने एक लालसा लेकर चित्तौड़गढ़ किले पे आया और किले पे अटैक किया। अटैक करने की मंशा से किले को कई समय तक घेरा। जब किले उसके हाथ में नहीं आ रहा था तो उसने एक राजाओं को प्रस्ताव भेजा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं इसको लीव इट करना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक बार रानी के दर्शन करा दे। तो गोरा बादल और उनके कई सैनिकों ने उनको मना किया कि ये मुगल से अलाउद्दीन खिलजी ने किले पे टिका, तो ये मुगल से तुर्क से आए हुए हैं, तो इन पर विश्वास न करो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा राजाओं का काम है। तो फिर वो एक कर्टसी के बहाने उनको महल से दिखाया था, पद्मनी महल जो चित्तौड़गढ़ किले में है। तो वहाँ पर उनके पानी में परछाई गिरी थी। उस परछाई को देख के अलाउद्दीन खिलजी उस पर अट्रैक्ट हो गया था। वो चाहता था कि ये रानी तो मेरे महल में होना चाहिए। तो किसी प्रकार से वो राजा की कर्टसी होती थी, वो महल के बाहर के द्वार पे छोड़ने आते थे। तो जो ही उनको द्वार पे छोड़ने आते हैं तो वहाँ पर उनको बंदी बना लिया था रावल रतन सिंह को। तो फिर ये 2 सैनिक के घोड़ा बादल, रानी पद्मनी उनसे निवेदन करती, बाद में जब उनको दिल्ली ले जाया जाता है रावल रतन सिंह राजाओं को, तो वहाँ पे उनको इन राजाओं के पास, इन महारानी के पास में एक शर्त भेजी जाती कि आप महारानी है, आप अपने राजा साहब को छुड़ाना चाहते हैं तो आप हमारे पास में आ जाइए, अब राजा साहब को ले जाइए।
लेकिन ऐसा राजपूतों में, सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता था। तो 2 सैनिक थे, गोरा बादल, उन्होंने प्रण लिया था हम राजा साहब को छुड़ा कर लाते हैं। तो ये महिलाओं के ड्रेस में वहाँ पे जाते हैं दिल्ली में, महिलाओं के ड्रेस में, और उनको अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज जाता है कि रानी साहिबा आपके आ रही हैं आपके महल में। तो महिला के ड्रेस में जाते हैं और अपने सैनिकों को साथ लेते हैं। लगभग 15,000 की टुकड़ी उन पर टूट पड़ती है और राजा साहब को वहाँ से छुड़ा कर लाते हैं दिल्ली से चित्तौड़गढ़। फिर उनके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को जब पता पड़ता है तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। तो उसने बड़ी भारी सेना लेकर वापस चित्तौड़ पे अटैक किया। इससे वहाँ के राजाओं को अंततः युद्ध में उनको पता है ये निश्चित हार होगी, क्योंकि 6 महीने से तो पहले किले की घेराबंदी थी। फिर उनके बाद में राजाओं ने वहाँ पे वीरगति को प्राप्त होने के बाद में महारानी ने अपने इज्जत की रक्षा करने के लिए उसमें 16,000 औरतों के साथ में अग्नि में कूदी, अग्नि स्नान किया, जौहर किया, जो चित्तौड़गढ़ विश्व का सबसे बड़ा जौहर हुआ था चित्तौड़गढ़ किले में। महारानी पद्मनी चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। 13वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी थी। कहा जाता है कि महारानी पद्मनी उस समय दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो लालच में आकर वह चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण करने आ गया। कई समय तक किले की घेराबंदी हुई, लेकिन जब किला हाथ नहीं लगा तो उसने एक चाल चली और उसने कहा कि वह दिल्ली वापस लौट जाएगा, बस उसे एक बार महारानी के दर्शन करा दिए जाए। राजपूती मर्यादा निभाते हुए महारानी पद्मनी को पद्मनी महल में पर्दे के पीछे दिखाया गया, लेकिन महल की जल में पड़ी उनकी परछाई को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गया। वापसी के समय धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया गया और दिल्ली ले जाया गया। उसके बाद घोराजी और बादल ने एक अद्भुत वीरता दिखाई। लगभग 700 डोलियां बनाकर और उनमें वीरों को बिठाकर और उनके हाथ में हथियार देकर वह दिल्ली पहुंचे और रतन सिंह को छुड़ाकर सुरक्षित चित्तौड़ ले आए। जब अलाउद्दीन खिलजी को यह पता चला तो वह क्रोध में भर उठा और विशाल सेना लेकर फिर से चित्तौड़ पर चढ़ाया। यह युद्ध अंत निश्चित हार की ओर बढ़ रहा था। राजपूत योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए और अपनी मर्यादा व सम्मान की रक्षा के लिए महारानी पद्मनी ने लगभग 16,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़गढ़ का जौहर इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे बलिदानी जौहर माना जाता है। नंबर 7, महाराणा कुंभा। ये महाराणा कुंभा जिन्होंने बनाया कुंभलगढ़ किला, जो अभी आपको मैं बताऊंगा, जहाँ पे महाराणा प्रताप सिंह का जन्म होता है। ये कुंभलगढ़ किला राणा कुंभा ने बनाया था। पूरे राजस्थान में इससे 84 फोर्ट है, 84, उसमें से 32 इन्होंने खुद ने स्वयं बनाए। वास्तुकला, नृत्य कला, गीत कला, पोइटर, राइटर, ऐसे कई कलाओं में स्वयं पारंगत थे। वास्तुकलाओं के इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, संगीत पे उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, संगीत राज, राज मीमांसा, रसिक प्रिया, ऐसे कई प्रमुख ग्रंथ लिखे उन्होंने। वास्तुकला का इन्होंने कई बार कंटिन्यूस में वो किया था। यह है महाराणा कुंभा, मेवाड़ के उन महान शासकों में से एक जिन्होंने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा को राजस्थान का सबसे बड़ा किला निर्माता माना जाता है। कहा जाता है कि पूरे राजस्थान में मौजूद 84 किलों में से 32 किले स्वयं महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए। नंबर 8, मीराबाई। ये है मीराबाई, कृष्ण भगवान के भक्त। ये भी महाराणा प्रताप के वंशज से बिलोंग करती है। महाराणा प्रताप के जो दादा हैं संग्राम सिंह, उनके भाई थे भोजराज, उनकी पत्नी थी मीराबाई। इनका जन्म होता है बेसिकली नागौर में, मेड़ता सिटी में, और इनका ब्याह हुआ था भोजराज राजा से, महाराणा भोजराज से। लेकिन महाराणा प्रताप की दादी माँ, हाँ बिल्कुल 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 वही रिलेशन है। और इनका भक्ति में इतना ताकत हो चुका था, इनको कई बार राजमहलों के द्वारा कोशिश की गई थी, जहर दिया गया था, लेकिन वो हमेशा जहर भी अमृत बन जाता है, लेकिन सदैव उनका जीवन पर्यंत चलता रहता है और हमेशा भक्ति भाव में सदैव लीन रहती थी ये। और इनका डेथ जो है नेचुरल, और ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में समा गए थे, विलीन हो गए थे, अंतर ध्यान हो गए थे। इनकी जो बॉडी है पृथ्वीलोक से विलुप्त हो चुकी थी। यह है मीराबाई, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त। मीराबाई भी महाराणा प्रताप के वंश से जुड़ी हुई थी। महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा संग्राम सिंह थे। उनके भाई भोजराज से मीराबाई का विवाह हुआ था। इसी तरह मीराबाई महाराणा प्रताप के परिवार की ही सदस्य थी। मीराबाई का जन्म नागौर के पास मेड़ता नगर में हुआ था। राजमहल में रहते हुए भी उनका मन हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहता था। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि कई बार उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई, यहाँ तक कि जहर भी दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि हर बार जहर अमृत बन गया। और यह भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु सामान्य नहीं हुई, वे कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, अंतर्ध्यान हो गई और उनकी देह इस संसार से लुप्त हो गई। मीराबाई आज भी भक्ति, त्याग और प्रेम की अमर प्रतीक मानी जाती है। नंबर 9, राणा सांगा। संग्राम सिंह, आप इनका देखिए एक हाथ एक पाँव नहीं, हाँ राणा संग्राम सिंह वो प्रथम थे, ये सेकंड है। राणा संग्राम सिंह सेकंड, जिन्होंने अकबर मतलब बाबर से युद्ध किया था। बाबर से जब बाबर ने सबसे पहले अटैक किया था 1527 में, तो इन्होंने उनसे युद्ध किया था। तो कई जगह पे इंजर्ड हो गए थे, 80 जगह पे इनके इंजर्ड हो गए थे। 80 जगह पे घाव होने के बावजूद भी
बाबर से युद्ध कर रहे थे। बाबर ने जबकि उस समय आधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया था, तोपों का प्रयोग किया था, और उन्होंने छल किया था उस जमाने में, ये जीता हुआ युद्ध हारे थे। उनके बाद में इनके ही सैनिकों ने इनको धोखे से जहर देकर मार दिया जाता है। यह है राणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास में राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। ये मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। राणा सांगा ने मुगल आक्रमणकारी बाबर से युद्ध किया था साल 1527 में, जब बाबर ने भारत में पहली बार तोपों और आधुनिक युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। राणा सांगा के शरीर पर युद्धों के गहरे निशान थे। कई जगहों से वे घायल थे, एक आंख की रोशनी जा चुकी थी और एक हाथ भी काम नहीं करता था। उसके बावजूद वे मैदान में उतरकर बाबर से युद्ध करते रहे। कहा जाता है कि बाबर ने युद्ध में रणनीति और छल का सहारा लिया और इसी वजह से यह युद्ध राणा सांगा हार गए। लेकिन राणा सांगा की कहानी युद्ध में हार पर खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद अपने ही कुछ सैनिकों द्वारा धोखे से जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई। राणा सांगा की वीरता यह साबित करती है कि मेवाड़ के शासक डर से नहीं बल्कि हौसलों से पहचाने जाते हैं। नंबर 10, पन्नाधाय। ये है पन्नाधाय दासी। पन्नाधाय ये महिला, जो इनका नाम पूरे विश्व में अमर है, पन्नाधाय दासी होती है, राजाओं की सेविका। जब उदय सिंह राजा छोटे होते तो उनको मारने के लिए उनका ही रिश्ते में जो सौतेला भाई था बनवीर, रिश्ते में सौतेला भाई बनवीर, वो चाहता था हम उदय सिंह को मार देंगे तो हम यहाँ का राजा बनेंगे। तो वो महल में ढूंढता हुआ आता है और लास्ट में जब उदय सिंह के बारे में उसको पूछा जाता है बनवीर ने कि उदय सिंह राजा कहाँ है, तो दासी ने किया कि अपना जो स्वयं का बेटा था उनकी जगह पे सुला दिया, उनके बिस्तर पे दिखा दिया। उसका खुद का बेटा था चंदन, उनकी बजाय में वो मारा जाता है। अपने बेटे की परवाह नहीं करके उसने उदय सिंह महाराणा को बचाया था। और यही जो बालक है उनको गोद में उठाकर लेके चले और बाद में उनको टोकरे में डालकर, बास्केट में डालकर, ऊपर पत्ते फल फ्रूट डालकर यहाँ से किले से बाहर ले जाती रात के अंधेरे में, जहाँ से उनको खुद का बच्चा तो मारा जाता है उदय सिंह राजा को। फिर उन्होंने उदय सिंह राजा को बचा कर लेके चले कुंभलगढ़ किले में, जहाँ पे उनका तत्काल रूप से पालन पोषण किया जाता है। 15 वर्ष तक ये बालक जो है इन्हीं पन्नाधाय को अपना माँ मानता है। और बाद में यही जो बालक है, जब उनको 15 सालों के बाद इनकी निशानियाँ बताई जाती है कि आप तो यहाँ के राजा है, वो कहे मैं तो यहाँ का राजा नहीं, मैं तो मेरी माँ आप है। तो पन्नाधाय ने उनको सब राजाओं को, ठाकुरों को सब बताया। फिर उनके कुछ सामंतों ने उनको इकट्ठा होकर उदय सिंह राजा के साथ में लेकर बनवीर को मारकर अपना राज्य वापस प्राप्त किया। जबकि 15 सालों तक बनवीर राजा ने राज्य किया था, उदय सिंह राजा। यह है पन्नाधाय, एक दासी लेकिन ऐसी माँ जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया। जब उदय सिंह बालक थे तब उनके रिश्तेदार बनवीर उन्हें मारकर खुद राजा बनना चाहता था। एक रात बनवीर चुपके से महल में घुस आया और उदय सिंह को ढूंढने लगा। पन्नाधाय ने उस समय ऐसा बलिदान दिया जिसकी कल्पना भी कठिन है। उन्होंने अपने सगे बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह बिस्तर पर सुला दिया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला। अपने बेटे की परवाह न करते हुए पन्नाधाय उदय सिंह को गोद में उठाकर रात के अंधेरे में उन्हें टोकरी में छिपाकर ऊपर फूल पत्ते डालकर किले से बाहर ले गई। वे उदय सिंह को कुंभलगढ़ किले में ले गई, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ। करीब 15 साल तक उदय सिंह पन्नाधाय को ही अपनी मां मानते रहे। बाद में जब उन्हें अपने राजवंश की सच्चाई बताई गई तो सामंतों ने एकजुट होकर बनवीर का अंत किया और उदय सिंह को मेवाड़ का राजा बनाया। पन्नाधाय का यह त्याग सिर्फ इतिहास नहीं, मातृत्व और बलिदान की सबसे ऊंची मिसाल है। नंबर 11, जयमल और पत्ता। ये दो सैनिक है, जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया। ये भी अकबर बादशाह से युद्ध करते हुए चित्तौड़गढ़ किले में शहीद हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में, जब चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी के राजाओं का पूरा राजधानी था, ये लोग वहाँ से माइग्रेट होकर उदय सिंह राजा ने ये नगर बसाया था। बड़ी वीरता से साहसपूर्वक मुकाबला करते हैं, जबकि एक के पाँव घायल हो जाते हैं और एक के पाँव सलामत हैं। तो घायल वाला जो बंदा है उनके कंधे पे बैठता है और अकबर बादशाह के कई दुश्मनों को उन्होंने मारा था। 2 हाथ तो उनके, क्योंकि उनके पाँव से थोड़ा लाचार हो गए थे पाँव से, तो उन्होंने चारों हाथों से तलवार लेकर अकबर बादशाह के कई दुश्मनों को मारा था। जब अकबर के बादशाह को ये दृश्य बताया जाता है कि आपके राजपूतों में इतने वीर सैनिक होते हैं, तो अकबर बादशाह इनकी वीरता से काफ़ी प्रभावित होकर अपने आगरे के किले के बाहर में इन दोनों के मूर्ति स्टैचू बनाकर लगाता है। लेकिन जब औरंगजेब रूलिंग में आता है तो उन्होंने मूर्ति स्टैचू वहाँ से हटा दिया था। ये है जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, चित्तौड़गढ़ किले के 2 ऐसे महान सेनानी जो अकबर बादशाह से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह की राजधानी था। बाद में उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में जयमल और पत्ता ने अद्भुत साहस दिखाया। एक योद्धा का पैर घायल हो गया, लेकिन युद्ध रुका नहीं। जो घायल था वह दूसरे के कंधों पर बैठकर दोनों हाथों से तलवार चलाता रहा।
पैरों से लाचार होकर भी उन्होंने चारों हाथों से युद्ध किया और अकबर की सेना के कई सेनानियों को मार गिराया। जब अकबर को इन राजपूत योद्धाओं की वीरता का पता चला तो वह भी उनसे काफी प्रभावित हुआ। सम्मान स्वरूप उसने आगरा के किले के बाहर जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगवाई, लेकिन बाद में जब औरंगजेब सत्ता में आया तो उसने वे मूर्तियां वहां से हटवा दी। जयमल और पत्ता आज भी चित्तौड़गढ़ की शान और राजपूती वीरता की पहचान है। नंबर 12, अकबर का पत्र। ये महाराणा प्रताप सिंह राजा हैं। इन्होंने भारत के कई राजाओं को अकबर बादशाह ने पत्र लिखे कि भारत के सभी राजा हमारे अधीन हो जाए, गुलाम बन जाए। महाराणा प्रताप को भी पत्र लिखा जाता है, उनसे उनकी मंशा पूछी जाती थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनका मना कर दिया। मैं महाराणा प्रताप पूरा मेवाड़ जो स्टेट्स, उदयपुर का प्राचीन नाम होता है मेवाड़, ये मेवाड़ स्टेट्स मेरा है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। उसका जो भी परिणाम होगा हम देखेंगे। फिर इसका अंततः परिणाम होता है हल्दीघाटी का युद्ध। जब अकबर बादशाह ने भारत के कई राजाओं को पत्र लिखे कि वे मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ले, तो उन्हीं पत्रों में एक पत्र महाराणा प्रताप के पास भी पहुंचा। उनसे पूछा कि वे मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप का उत्तर इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने साफ कहा, मेवाड़ मेरा है, वे पूर्वजों की भूमि है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। जो भी इसका परिणाम होगा हम इसे स्वीकार करेंगे। महाराणा प्रताप ने राज्य वैभव और समझौते को ठुकरा दिया, लेकिन स्वाभिमान और स्वतंत्रता से कभी भी समझौता नहीं किया। इसी अडिग निर्णय का परिणाम हल्दीघाटी का ऐतिहासिक युद्ध। यह युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं था, यह युद्ध था स्वतंत्रता बनाम अधीनता, और इसी वजह से महाराणा प्रताप आज भी स्वाभिमान और आजादी के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। नंबर 13, महाराणा भूपाल सिंह। ये महाराणा प्रताप के उनके 22वें वंशज हैं। 22वें अभी हाल ही में डेथ हो चुका। जब देश आज़ाद हुआ तो अंतिम राजा ये हुए थे जब देश आज़ाद, तो महाराणा भूपाल सिंह। आप देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, पूरे भारत के कई रियासत, राजस्थान के कई रियासत जो है, रियासत जोधपुर, अजमेर, टोंक, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इन सभी राजाओं ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जाने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन ये राजाओं ने सबको संयुक्त रूप से इकट्ठा करके अपने मीटिंग करके सभी राजाओं को एकत्रित करके पूरे भारतवर्ष में सम्मिलित करवाया। तो इनका योगदान संसद में भी अविस्मरणीय। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में मिलकर इन्होंने ये वर्क किया था। पाकिस्तान में ही होता। आप देखिए, इस इनिशियल साइन हो चुके थे, माउंट बेटन को पत्र जा रहा था, लेकिन इन्होंने सबसे कलेक्ट करके वापस रिफाइन करवाया। ये है महाराणा भूपाल सिंह जी मेवाड़, महाराणा प्रताप के 22वें वंशज। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के अंतिम शासक थे। उनके बाद रियासतों का युग समाप्त हो गया और भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। आजादी के समय भारत में सैकड़ों रियासतें थी। राजस्थान में भी जोधपुर, अजमेर और ऐसी कई बड़ी और महत्वपूर्ण रियासतें मौजूद थी। उस दौर में कुछ रियासतों के शासक मोहम्मद अली जिन्ना के संपर्क में थे। ऐसी नाजुक समय में महाराणा भूपाल सिंह जी मेवाड़ ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अन्य राजाओं को एक साथ बैठाकर अपनी बैठक की और सभी को भारत के विलय के लिए एकजुट किया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर रियासतों के एकीकरण में अविश्वसनीय योगदान दिया। नंबर 14, मान सिंह। का युद्ध है 18 जून 1576 में, लेकिन ऑल ओवर लाइफ जैसे मैंने बताया था, अकबर बादशाह और राणा प्रताप के बीच में युद्ध होता है, लेकिन ऑल ओवर लाइफ कभी भी अकबर बादशाह स्वयं युद्ध में आए नहीं थे। उनकी तरफ से आते जयपुर के राजा मान सिंह। तो महाराणा प्रताप सिंह चेटे घोड़े पर सवारी करके मान सिंह जी पर अटैक करते हैं। इस घोड़े पे आप हाथी की सूंड का मास्क देखिए, ये लेदर का मास्क होता है घोड़े के मुंह पे, ताकि हाथी ये समझे ये मेरा ही बच्चा है, बेबी है, मुझे इस पर अटैक नहीं करना है, क्योंकि हाथी की सूंड में तलवार रहता है। हाथी पे अटैक कभी नहीं करता है, वो समझता है ये बेबी एलिफेंट है। ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान था युद्ध में, लेकिन मान सिंह ये से कूद के जंप करके बच जाते हैं, लेकिन उनके बजाय में उनका महावत मारा जाता है। यह हल्दीघाटी का युद्ध है जो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। आमतौर पर उसे अकबर बादशाह और महाराणा प्रताप के बीच का युद्ध कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि अकबर स्वयं उस युद्ध में मौजूद नहीं थे। अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व कर रहे थे आमेर जयपुर के राजा मान सिंह। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे राजा मान सिंह पर आक्रमण करते हैं। यह आक्रमण बेहद साहसिक और रणनीतिक था। चेतक के मुंह पर हमेशा हाथी की सूंड जैसी संरचना देखने को मिलती है। वह असली सूंड नहीं बल्कि चमड़े से बना एक विशेष मुखावरण था। उसका उद्देश्य यह था कि युद्ध में मौजूद हाथी चेतक को हाथी का बच्चा समझे और उस पर हमला ना करे। यह उस समय की एक बेहद चतुर और प्रभावी युद्ध रणनीति थी। जब महाराणा प्रताप मानसिंह पर वार करने वाले ही थे तो मानसिंह समय रहते कूदकर बच निकले, लेकिन उनकी जगह उनका महावत मारा गया। यह दृश्य हल्दीघाटी के युद्ध की सबसे प्रसिद्ध और वीर घटनाओं में से एक मानी जाती है, जो महाराणा प्रताप की अद्भुत साहस, रणनीति और युद्ध कला को दर्शाता है। नंबर 15, मुगल लेडी। ये महाराणा प्रताप सिंह के बेटे अमर सिंह जी हैं। एक बार मुगल सेना में जाते उनकी बेगम बच्चों सबको पकड़ कर ले आए हैं राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह।
तो महाराणा प्रताप सिंह से काफ़ी नाराज होते हैं। उन्होंने बताया यत्र नारस्य पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, हम तो यहाँ पे स्त्रियों की लक्ष्मी के समान पूजा करते हैं, सारी महिलाओं बच्चों को उनको छोड़ दें, आज़ाद कर दें। तो उन्होंने सारी महिलाओं को सकुशल वापस छोड़ दिए। यह है अमर सिंह जी, महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र, जो आगे चलकर मेवाड़ के शासक बने। एक बार युद्ध के दौरान राजा अमर सिंह ने कुछ मुगल महिलाओं और उनके बच्चों को बंदी बना लिया और यह समाचार महाराणा प्रताप तक पहुंचा। यह सुनकर महाराणा प्रताप अत्यंत क्रोधित हुए। महाराणा प्रताप ने स्पष्ट और कठोर शब्दों में कहा, जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है वहाँ देवताओं का वास नहीं होता है। उन्होंने साफ आदेश दिया। महाराणा प्रताप के इस आदेश के बाद राजा अमर सिंह ने सभी महिलाएं और बच्चों को मुगल सेना को वापस लौटा दिया। यह घटना बताती है कि महाराणा प्रताप के लिए युद्ध सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धर्म, मर्यादा और मानवता उससे भी कहीं ऊपर थी। नंबर 16, बहलोल खान। ये राणा प्रताप से लड़ते हैं बहलोल खान। बहलोल खान ने अकबर बादशाह को आश्वस्त किया था, मैं राणा प्रताप को मारकर युद्ध में आऊंगा। लेकिन वो राणा प्रताप से लड़ने के लिए जाते हैं हल्दी घाटी में, तो राणा प्रताप ने अपनी तलवार की एक ही स्ट्रोक में उनको 2 टुकड़े किए थे घोड़े समेत। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक व्यक्ति घोड़े समेत उसको आधा इधर कर देता है। कैसे अपन समझ सकते हैं, मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं राणा प्रताप के हाथों में कितना बल था। इतना बल है, उन्होंने एक हाथ में उसको चीर दिया था घोड़े समेत। ये आज महज एक सिर्फ कल्पना होती है। यह था बहलोल खान, जो अकबर बादशाह की ओर से महाराणा प्रताप से युद्ध करने आया था। युद्ध के दौरान जब बहलोल खान घोड़े पर सवार होकर महाराणा प्रताप के सामने पहुंचा, तो महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से एक ही प्रहार में बहलोल खान के 2 टुकड़े कर दिए। उस एक वार में बहलोल खान घोड़े समेत 2 भागों में विभाजित हो गया, यानी एक ही झटके में घोड़ा और सवार 2 अलग दिशाओं में गिर पड़े। नंबर 17, भामाशाह। इन्होंने भामाशाह, जिन्होंने महाराणा प्रताप को हेल्प किया था 25 लाख रुपए उस जमाने में, जब हल्दी घाटी के युद्ध के लिए महाराणा प्रताप के पास में पैसा फाइनेंस नहीं होता। ये बेसिकली जैन फैमिली से बिलोंग करते थे, जिससे राणा प्रताप 12 साल तक उनकी स्ट्रेंथ कर पाए थे अकबर बादशाह के सामने, फौज के सामने, जिनके नाम से राजस्थान में कई योजनाएं बनी। भामाशाह कार्ड इन्हीं के नाम पे बनती है। यह है भामाशाह, ये व्यक्ति जिन्होंने महाराणा प्रताप को उस समय सहारा दिया जब उनके पास हल्दी घाटी के युद्ध के लिए पर्याप्त धन तक नहीं था। भामाशाह जैन परिवार से संबंध रखते थे और वे महाराणा प्रताप के सबसे विश्वासपात्र सहयोगियों में से एक थे। जब महाराणा प्रताप अकबर की विशाल सेना के सामने लगातार संघर्ष कर रहे थे, तो संसाधनों की भारी कमी थी। तब भामाशाह ने अपनी पूरी जमा पूंजी 25 लाख रुपए, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि थी, महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी। नंबर 18, कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ का फोर्ट है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 में। कुंभलगढ़ किला राणा प्रताप का जन्म स्थल। इसमें 360 मंदिर है, 360, उसमें से 108 जैन मंदिर है। ये किला दुनिया में दूसरे नंबर की दीवार के लिए फेमस माना जाता है। चीन की दीवार सबसे बड़ी है, ये दुनिया की दूसरी दीवार है। ये दीवार 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर हाइट इतना है, 70 फीट, 80 फीट, 90 फीट। ऊपर नीचे में इसकी हाइट ज़्यादा है किले की, जहाँ पे एंट्री गेट होता है, ऊपर में जाते जाते इसका हाइट सिमिलर नहीं है, सभी जगह पे अलग अलग हाइट है। और चौड़ाई इतना है, इस पे 8 घोड़े एक साथ में रन कर सकते हैं। ये किला फुल प्रोडक्शन में था और वास्तुकला के हिसाब से परफेक्ट बना हुआ था। इसको महाराणा कुंभा ने बनाया था 14 सेंचुरी में, 1433 ईस्वी में राणा कुंभा ने। यह है कुंभलगढ़ किला, वह ऐतिहासिक दुर्ग जहां महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इसी वजह से कुंभलगढ़ को महाराणा प्रताप की जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ किला अपने भीतर 360 मंदिरों को समेटे हुए है। इनमें से 108 जैन मंदिर हैं, जो इस किले की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। यह किला अपनी विशाल सुरक्षा दीवार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चीन की दीवार के बाद कुंभलगढ़ की दीवारों को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। किले के प्रवेश द्वार से ऊपर जाते हुए इसकी ऊंचाई हर जगह एक ही नहीं है, बल्कि अलग अलग स्तरों पर बदलती रहती है और दीवारों की चौड़ाई इतनी अधिक है, एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। यह किला सुरक्षा और रणनीति को ध्यान में रखकर बनाया गया था। नंबर 19, हल्दी घाटी की मिट्टी। हल्दी घाटी का स्थान यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे आता है, कुंभलगढ़ रोड्स पे। और हल्दी घाटी का जो युद्ध का मिट्टी होता है, कलर होता है, सोइल होता है, उसका कलर बिल्कुल हल्दी जैसा कलर आता है, इसलिए युद्ध का नाम पड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध। ये आप देख सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, उसकी मिट्टी जो आज भी संसद में भी अपने संसद भवन में लगी हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब कारगिल युद्ध के योद्धाओं को वो तिलक लगाकर युद्ध में भेजा था, जहाँ से पूरी विजयश्री होकर टीम लौटी थी। ये पूरे उनके हथियार कक्ष के मॉडल्स हैं। यहाँ पे ओरिजिनल राणा प्रताप के हथियार यहाँ पर नहीं है, जो आप पैलेस देखे हैं, पैलेस पे हैं, यहाँ पे उनके सारे मॉडल्स बनाए हैं। हल्दी घाटी का नाम अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। यहाँ की जमीन की मिट्टी का रंग बिल्कुल हल्दी जैसा पीला है। इसी वजह से यहाँ हुए ऐतिहासिक संग्राम को हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। आज भी हल्दी घाटी की वही मिट्टी इतिहास की साक्षी बनी हुई है। हल्दी घाटी में आज भी उस ऐतिहासिक युद्ध से जुड़े
हथियारों और युद्ध सामग्री के मॉडल्स देखने को मिलते हैं। नंबर 20, हल्दी घाटी का युद्ध और चेतक का बलिदान। घाटी का युद्ध लड़ा जाता है मुगल बादशाह अकबर राणा प्रताप के बीच में 18 जून 1576 में। इधर पूरी मुगल बादशाह की आर्मी, बीच में नदी है बनास, उधर महाराणा प्रताप सिंह की आर्मी। महाराणा प्रताप सिंह व्हाइट घोड़े पे सवार होकर चेतक घोड़े पे मानसिंह पर अटैक करते हैं। यहाँ पे उनका चेतक घोड़ा एक पांव घायल हो जाता है और घायल अवस्था में यहाँ पे राणा प्रताप को मारने के लिए फॉलो करते हैं मुगल सैनिक। उनको देख के घोड़ा यहाँ से चलता है करीब 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस होती है यहाँ से चेतक तालाब। तो यहाँ पे घोड़े ने क्रॉस किया था महाराणा प्रताप सिंह को बचाने के लिए नदी को, 22 फीट की नदी को। उससे घोड़ा मर जाता है लेकिन उसने महाराणा प्रताप को बचाया, इसलिए चेतक घोड़े के नाम पूरे विश्व में मरे। एक लॉयल वफादार जो आज तक किसी ओलंपिक में भी ट्राई किया गया, स्वस्थ घोड़ा 4 पांव पे 22 फीट की नदी को घोड़े ने छलांग आज तक नहीं मारा है। 18 जून 1576, यह वही दिन है जब इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। बीच में बह रही थी बनास नदी और दूसरी ओर खड़े थे महाराणा प्रताप सिंह अपनी सीमित लेकिन साहसी मेवाड़ी सेना के साथ। महाराणा प्रताप अपने प्रसिद्ध सफेद घोड़े चेतक पर सवार थे। युद्ध के दौरान जब आमने सामने सामना हुआ तो राणा प्रताप ने जयपुर के राजा मानसिंह पर सीधा आक्रमण किया। इसी संघर्ष में चेतक का एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन घायल होने के बावजूद चेतक रुका नहीं। मुगल सैनिक राणा प्रताप को मारने के लिए लगातार उनका पीछा कर रहे थे। चेतक घायल अवस्था में भी लगभग 5 किलोमीटर तक महाराणा प्रताप को लेकर दौड़ता रहा। यह दूरी आज चेतक ताल के नाम से भी जानी जाती है। जब आगे रास्ता बंद हो गया तो राणा प्रताप की जान बचाने के लिए चेतक ने एक असंभव सा फैसला लिया। उसने लगभग 22 फीट की चौड़ी बनास नदी को एक ही छलांग में पार कर दिया। नदी पार करते ही चेतक ने अंतिम सांस ली। घोड़ा मर गया लेकिन अपने स्वामी को बचा गया। यही कारण है कि चेतक का नाम आज भी पूरी दुनिया में अमर है और आज भी चेतक को वफादारी, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। नंबर 21, महाराणा प्रताप स्टैचू। देखिए सर, ये महाराणा प्रताप सिंह का स्टैचू देखते हैं। इसको यहाँ के राजाओं ने स्थापित कराया था 1950 में। महाराणा भोपाल सिंह राजा थे जो अपन ने देखा था 22वें नंबर के राजा, लास्ट राजा। देश आजाद हुआ तो अंतिम राजा वो थे, उन्होंने यहाँ पे स्थापित करवाया था। अच्छा, तब का है? ये पंचधातु का बना हुआ है, हाँ तब का है ये मूर्ति। इसको श्याम सुंदर राव म्हात्रे कंपनी सांगली गांव से महाराष्ट्र से बनकर ये आया था और यहाँ पे इसको स्थापित करा 1,20,000 रुपये उस समय में लागत है 1950 में। यह महाराणा प्रताप सिंह की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की स्थापना यहाँ 1950 में मेवाड़ के राजाओं द्वारा करवाई गई थी। उस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा भोपाल सिंह जी, जो महाराणा प्रताप के 22वें वंशज थे और देश की आजादी के समय मेवाड़ के अंतिम राजा भी रहे। यह प्रतिमा पंच धातु से बनी हुई है और यह उसी दौर की मूल मूर्ति है। नंबर 22, हॉर्स फीट। और महाराणा प्रताप सिंह इस घोड़े पे आप देखिए, उसका एक पाँव ऊपर है, अपसाइड है, ऊपर। किसी भी युद्ध में जब घोड़ा अथवा घुड़सवार दोनों में से अगर एक मारा जाता है तो उसका एक पाँव ऊपर रखा जाता है, जैसे इस युद्ध में घोड़ा मरा था, बरोबर। दूसरी कंडीशन आती है कि घोड़ा और घुड़सवार दोनों ही मारे जाते हैं, जैसे कि हाँ झांसी की रानी लक्ष्मी, उसके दोनों पाँव हमेशा ऊपर है। तो उन्होंने मतलब यदि कि छलांग मारा, किले से छलांग मारा झांसी के किले से, तो उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी मरी थी और घोड़ा भी मरा था छलांग में। तो इसलिए उनका दोनों पाँव ऊपर है। और यदि चारों पाँव जमीन पर टच होते, जैसे कि शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनके चारों पाँव हमेशा जमीन पर टच है, यानी कि दोनों का डेथ युद्ध में नहीं हुआ है, नेचुरल। ये एक यूनिवर्सल सिंबल है। महाराणा प्रताप के घोड़े की मुद्रा पर ध्यान देने वाली बात यह है कि घोड़े का एक पैर ऊपर उठा हुआ है। इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक संकेत छिपा है। युद्धकालीन प्रतिमाओं में घोड़े की पैरों की स्थिति युद्ध की कहानी बताती है। इसे एक यूनिवर्सल सिंबल माना जाता है। यदि घोड़े का एक पैर ऊपर हो तो इसका अर्थ होता है कि युद्ध में घोड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसका सवार जीवित बच गया। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के साथ यही हुआ था। चेतक ने अपने प्राणों का बलिदान देकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित बचाया। और यदि घोड़े के दोनों अगले पैर ऊपर हो तो इसका अर्थ होता है कि घोड़ा और सवार दोनों युद्ध में शहीद हुए, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी प्रतिमा में आप यह मुद्रा देख सकते हैं, जहाँ रानी और उनका घोड़ा दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। और यदि घोड़े के चारों पैर जमीन पर टिके हों तो इसका अर्थ होता है कि घोड़ा और सवार की मृत्यु युद्ध में नहीं हुई, बल्कि प्राकृतिक रूप से हुई। इसका उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। इस तरह घोड़े की यह मुद्रा बिना कुछ कहे पूरे इतिहास की कहानी हम तक पहुंचा देती है। तो दोस्तों, यह थी मोती मगरी और महाराणा प्रताप की वीरता से जुड़ी प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और मोती मगरी के रहस्य आपको पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक ऐसी रोमांच से भरी वीडियोस पहुंचती रहे। धन्यवाद।